हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एशिया माइनर क्षेत्र की। एशिया माइनर क्षेत्र कौन सा होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका महत्व है जियोपॉलिटिकली और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसको हम जानेंगे क्योंकि इसके बारे में आपने काफ़ी कम ही सुना होगा, एशिया माइनर। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे ये क्षेत्र है कहाँ पर, क्या इसका महत्व है और कौन से ये रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं एशिया माइनर की, जिसको कभी कभी एनातोलिया भी कहा जाता है, एनातोलिया मतलब एनातोलिया एक प्लेट्यू है, ठीक है, पठार है ये वाला रीजन। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लोकेटेड है कहाँ पर, जो मॉडर्न टर्की है, टर्की जो देश है वहाँ पर एक पेनिनसुला के रूप में ये मौजूद है। ठीक है, एक पेनिनसुला यानी कि एक प्रायद्वीप के रूप में। और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच, एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है। ठीक है, आगे हम एक पिक्चर की मदद से भी इसको देखेंगे, लेकिन अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एक जो हिस्ट्री कर मतलब कि हिस्टोरिकल भी काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व है और जियोपॉलिटिकली मॉडर्न टाइम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है, इसकी एक हिस्ट्री भी रही है, तो उसको भी हम जानेंगे। तो टुडे इट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ टर्की। आज के समय में ये एक बहुत ही एक प्रमुख पार्ट मतलब कि है टर्की का। ठीक है, टर्की देश का। तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जब हम इनकी बात करते हैं किसके, ये एशिया माइनर की, तो यहाँ पर ये क्षेत्र आपको ये थोड़ा सा कलर में आपको दिख रहा होगा, तो इसको कहा जाता है एशिया माइनर। ठीक है, और ये टर्की का पार्ट है। टर्की एक देश, ठीक है, जो कि दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है, यूरोप और एशिया के बीच में। यहाँ पर एक ब्रिज की तरह ये काम करता है। ठीक है, एक पुल की तरफ यहाँ पर आप देख भी सकते हो, तो ये एक पुल की तरह इसमें काम करता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ की तरफ आपको यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ की तरफ। साउथ में आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर दिखाई देगा, नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वेस्ट यानी कि पश्चिम में आपको यहाँ पर एजियन सी भी आपको देखने को मिलेगा, एजियन सी। ठीक है, तो ये सब सीज के बीच में आता है ये एशिया माइनर क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर जो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि टर्की का सबसे बड़ा पार्ट इसी में आ जाता है, एशिया माइनर में, टर्की देश का। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो ये बॉस्फोरस और डार्डेनलीज जो दो संधियां हैं, जो दो स्ट्रेट्स हैं, ठीक है, इसके माध्यम से एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है। ठीक है, एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है इन संधियों के माध्यम से, बॉस्फोरस और डार्डेनलीज। ठीक है, बॉस्फोरस आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको जो ये ऊपर वाली जो स्ट्रीट है, यहाँ पर आपको बॉस्फोरस स्ट्रीट देखने को मिलेगी, और नीचे वाली जो ये डाउन वाली है, ठीक है, एजेंसी वाली, तो यहाँ पर आपको डार्डेनलीज स्ट्रीट देखने को मिलेगी। तो इन स्ट्रीट से ये यूरोप को एशिया से जोड़ती है। तो ये है, ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में और भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले अपने इसको देख लेते हैं एक बार, किसको, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स, यहाँ पर किस किस तरह की आपको वो देखने को मिलते हैं, लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इस बहुत सारे प्रकार के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सेंट्रल एनाटोलियन प्लेट्यू, जो एनातोलिया का पठार है, अनातोलिया का पठार, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, जो बीच में आता है, टर्की के बिल्कुल बीच में। ठीक है, जिससे इसका नाम भी यहाँ पर एशिया माइनर पड़ जाता है। ठीक है, तो इसी से होता है वो सेंट्रल एनाटोलियन, यहाँ पर प्लेट्यू पाया जाता है। टॉरस माउंटेन्स जो कि इसके साउथ में मौजूद है। ठीक है, टॉरस माउंटेन इसके साउथ दक्षिण वाले पार्ट में, और पॉन्टिंग माउंटेन्स इसके नॉर्थ वाले पार्ट में मौजूद है। तो ये भी यहाँ पर आते हैं, माउंटेन्स और प्लेट्यूज। ठीक है, और यहाँ पर कुछ फर्टाइल कोस्टल प्लेन्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एजियन सी के
पास में, ठीक है, एजियन सी के पास में फर्टाइल प्लेन्स जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है। और इसके क्लाइमेट की बात करें तो ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, इसके वेस्ट और सदर्न पार्ट में, सदर्न कोस्ट में, ठीक है, इसके वेस्ट यानी कि ये पश्चिम वाला क्षेत्र, और जो ये नीचे वाला क्षेत्र है जो मेडिटेरेनियन सी के नज़दीक वाला क्षेत्र जो है, जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर बनाता है, तो यहाँ पर आपको ये भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और जो इसका बीच वाला क्षेत्र है, इंटीरियर प्लेट्यू वाला क्षेत्र, जो ये बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है तो ये महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है, इसी के पास वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इस तरफ वेस्ट की तरफ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट की तरफ नीचे आपको मेडिटेरेनियन सी और ऊपर ब्लैक सी, इधर एजियन सी देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर इसी तरह का क्लाइमेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, इन वाटर बॉडीज के अनुरूप। तो ये मॉडरेट रेनफॉल इन नॉर्दर्न कोस्टल बेल्ट्स, जो ऊपर की जो नॉर्दर्न कोस्टल बेल्ट्स हैं, ठीक है, ये ऊपर ये मैदान आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ जो ब्लैक सी वाला है, तो यहाँ पर आपको बहुत कम यहाँ पर रेनफॉल होती है, बहुत कम यानी कि मतलब मध्यम रेनफॉल यहाँ पर होती है ऊपर वाले नॉर्थ पार्ट में, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फसलें यहाँ पर होती हैं, व्हीट हो गई, गेहूँ, कॉटन और टोबैको, ठीक है, तो इस प्रकार की फसलें यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। टूरिज्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन कोस्ट पर ये लोकेटेड है ये क्षेत्र, और भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है ये अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये मेडिटेरेनियन कोस्ट वाला क्षेत्र, ठीक है। आपने इटली, फ्रांस इनके बारे में सुना होगा, क्योंकि ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित देश है, ठीक है, तो इसीलिए ये जो टर्की है ये भी इसी भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, तो ये अपने टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। यहाँ पर लोग जाते रहते हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, घूमने के लिए। ट्रेड हब बिटवीन यूरोप एंड एशिया, जो ये टर्की है, मतलब ये वाला क्षेत्र जो है ये एशिया माइनर वाला क्षेत्र, ये अपने ट्रेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, एक ट्रेड हब का काम करता है बिटवीन यूरोप और एशिया के बीच, जो दो कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप और एशिया, इनके बीच एक ट्रेड हब का काम करता है, व्यापार केंद्र का काम करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेंटर, यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र भी यहाँ पर स्थापित है, जैसे कि इस्तानबुल आपने एक काफ़ी फेमस सिटी का नाम सुना होगा, इस्तानबुल, ठीक है, तो ये यहीं पर मौजूद है। और अंकारा, जो खुद टर्की की कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ टर्की जिसको कहते हैं अंकारा, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि काफ़ी हाईली डेवलप्ड ये सिटीज़ हैं टर्की की, या फिर कहें तो एशिया माइनर क्षेत्र के, तो ये भी है। अब इसका काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इस क्षेत्र का, एशिया माइनर का, ठीक है, या फिर टर्की का, तो ये भी है। कंट्रोल्स स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स, जो यहाँ पर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट्स में से कुछ स्ट्रेट्स यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि बॉस्फोरस स्ट्रेट्स, जिनके बारे में हमने पहले भी बताया, और डार्डेनलीज स्ट्रेट, तो ये दोनों यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल करता है ये एशिया माइनर वाला क्षेत्र, यानी कि टर्की, ठीक है, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक सी की तरफ एक गेटवे की काम करता है, एक गेट माना जाता है इसको ब्लैक सी का, ठीक है, यहीं से होकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर नीचे भूमध्य सागर से ऊपर ब्लैक सी की तरफ जाओगे तो इन्हीं स्ट्रेट से होकर जाओगे, तो इस प्रकार से ये एक गेटवे की तरह काम करता है, ठीक है, ब्लैक सी के लिए, ठीक। और एक तरफ से ये जो यहाँ पर टर्की है, टर्की एक देश है, तो वो एक नाटो मेंबर है, ठीक है, नाटो मेंबर यानी कि जो यूरोपीय संघ और जो अमेरिका है, ये कनाडा है, तो उनका जो ये नाटो बना रखा है एक संघ, तो उसका भी ये एक मेंबर है टर्की, ठीक है।
और ये जो एशिया माइनर क्षेत्र है ये टर्की में ही लोकेटेड है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिट कॉरिडोर, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक कॉरिडोर होने का भी ये काम करता है। जो पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर एक जो कॉरिडोर है एनर्जी का, तो वो भी यहाँ पर वेस्ट एशिया से यूरोप की तरफ जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से एनर्जी कॉरिडोर का भी ये काम करता है एशिया माइनर। ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच में पाया जाता है, ये एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक, तो इस प्रकार से इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और लास्ट हम देखें तो क्लोज टू कन्फ्लिक्ट जोन्स, देखें तो ये जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि सीरिया, इराक और कोकासिस, ठीक है, यहाँ पर हमेशा कन्फ्लिक्ट बनी रहती है दो देशों के आपस में, या फिर बहुत सारे देशों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट यहाँ पर चलता ही रहता है, या फिर वॉर वगैरह, युद्ध जो भी है, तो इनके बीच में होता ही रहता है। और जो ये कोकासस माउंटेन कोकासस एरिया है, जैसे कि अजरबैजान, आर्मेनिया, ठीक है, तो ये भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके मतलब कि काफ़ी क्लोज ये क्षेत्र है लोकेटेड, ठीक है, एशिया माइनर का क्षेत्र, तो ये भी है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है पूरे वर्ल्ड के लिए, ये आपने देख लिया इस वीडियो में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको एशिया माइनर के बारे में ये था डिटेल थी, ये पता चल गई होगी इसके बारे में। बिल्कुल ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।